प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और ममता बनर्जी की वैक्सीन पर की गई सियासत का खुलासा कर दिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ये बताया कि किस तरह ये दो नेता वैक्सीन खरीद नीति पर बार बार पलटी मारते रहे। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि ये राज्य सरकारें थीं जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें अपने राज्य के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकारों ने मांग की थी कि टीकों की खरीद में उनका और अधिक योगदान होना चाहिए। हालांकि जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया कि ये काम उनकी क्षमता से कहीं अधिक है, इसलिए उन्होंने ये राग अलापना बंद कर दिया और वैक्सीन खरीद को केंद्रीकृत किए जाने की मांग करने लगे। ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने 2 बाकायदा पत्र लिखकर पीएम मोदी से मांग की थी कि वैक्सीन की खरीद राज्य सरकारें करें, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने पूरे वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार की तरफ से करने का ऐलान किया, ये दोनों नेता इसका श्रेय लेने के लिए लपक पड़े। इसके आसपास जो पूरी राजनीति की गई थी उसमें राहुल गांधी भी थे। 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने मांग की थी कि वैक्सीन खरीद में राज्य सरकारों की अधिक भूमिका होनी चाहिए। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हमारे राज्यों को टीके की खरीद से लेकर पंजीकरण तक हर मामले में दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि टीके की खरीद एवं वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए और इस मुश्किल समय में गरीब तबकों को सीधी आर्थिक मदद दी जाए। राहुल गांधी अकेले ऐसे विपक्षी नेता नहीं थे जिन्होंने इसकी मांग की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस तरह की मांग को लेकर मुखर थीं। ममता बनर्जी ने 24 फरवरी 2021 को लिखे गए पत्र में मांग की थी कि हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस मामले को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाएं ताकि राज्य सरकार शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित जगहों से टीके खरीद सकें, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार सभी लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करना चाहती है। पीएम मोदी ने खुलासा किया कि मई के 2 सप्ताह बाद राज्यों को यह एहसास होने लगा कि पहले की नीति ज्यादा बेहतर थी। पहले की नीति एक केंद्रीकृत वैक्सीन खरीद नीति थी जिसे राज्य बदलना चाहते थे। हालांकि अब केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों के अनुरोध पर पुरानी नीति पर लौटने का फैसला किया। अब केंद्र सरकार उपलब्ध टीकों का 75 राज्यों को मुफ्त में वितरण करेगी। वहीं 25 वैक्सीन अभी भी प्राइवेट अस्पतालों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद धोखाधड़ी के मामले में पकड़ी गई हैं। इतना ही नहीं, आशीष लता राम गोविंद को 7 साल की सजा भी हो गई है। लता राम गोविंद को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन पर इंडिया से एक कंसाइनमेंट को लाने के लिए इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी को मैनेज करने के नाम पर बिजनेसमैन SR महाराज से करीब 3 करोड़ 23 लाख रुपए ठगने का आरोप था। असल में आशीष लता ने इस कारोबार से होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी देने का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं। लता राम गोविंद इला गांधी और दिवंगत मेवाराम गोविंद की बेटी हैं। डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल क्राइम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। 2015 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण यानी NPA के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदजी ने कहा कि लता राम गोविंद ने संभावित निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए जाली चालान और दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत से लिनन के कंटेनर्स भेजे जा रहे हैं। NPA की प्रवक्ता नताशा कारा ने सुनवाई के दौरान बताया कि लता राम गोविंद ने कहा था कि उन्हें इंपोर्ट कॉस्ट और कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिए फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और हार्बर बंदरगाह पर सामान क्लियर करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। नताशा कारा ने बताया कि लता ने महाराज को सलाह दी थी कि सामान को क्लियर करवाने के लिए उन्हें 62 लाख रैंड की जरूरत पड़ेगी। बाद में उन्होंने माल डिलीवर करने और भुगतान के सबूत के तौर पर नेट केयर का चालान महाराज को भेज दिया। कारा ने कहा कि लता राम गोविंद ने नेट केयर के बैंक खाते से लेन देन करने की पुष्टि की थी। राम गोविंद की पारिवारिक साख और नेट केयर के डॉक्यूमेंट्स के कारण महाराज ने कर्ज लेने के लिए उनके साथ लिखित समझौता किया था। हालांकि जब महाराज को दस्तावेज के फर्जी होने का पता चला तो राम गोविंद के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और उन्होंने आपराधिक आरोप लगाए। लता राम गोविंद इंटरनेशनल सेंटर फॉर अहिंसा NGO की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं। वे खुद को पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक हितों पर ध्यान देने वाली कार्यकर्ता बताती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट में फिर से ममता बनर्जी सरकार की फजीहत हो गई। आदेश का पालन नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। असल में पूरा मामला कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों का है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और चिल्ड्रन शेल्टर होम्स को कोरोना संक्रमण से बचाने की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ने के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मुद्दे को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के विवरण जुटाकर NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर अपलोड करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह सीधा आदेश बाकी सभी राज्यों को तो समझ में आ गया और उन्होंने इस पर अमल भी किया, लेकिन बदले की सियासत में लिप्त बंगाल की TMC सरकार को आदेश ही समझ में नहीं आया, तो फिर अमल करने का सवाल ही कहां उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कहा कि वो इसके पिछले आदेश का पालन करते हुए इस कार्यवाही को पूरा करे, ताकि जिन बच्चों को सुरक्षा और केयर की जरूरत है उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पश्चिम बंगाल के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने अधिकारियों से अनाथ बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए कहें और उन्हें तत्काल NCPCR के पोर्टल पर अपलोड करें। कोर्ट ने मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों के संबंध में ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों ने उसके आदेश को मानते हुए व्यवस्थित रूप से सूचनाओं को अपलोड किया है, लेकिन एक पश्चिम बंगाल सरकार ही है जिसे ये आदेश अब तक समझ में नहीं आया। इसके साथ ही फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार कंफ्यूजन वाला बहाना न बनाए, क्योंकि जब सारे राज्यों ने आदेश का पालन किया है तो केवल बंगाल के लिए कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार न सिर्फ सूचनाओं को अपलोड करे बल्कि अनाथ बच्चों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचाए और अगले आदेश के बिना ही ये सब हो जाना चाहिए। इन सूचनाओं के कुल 6 स्टेज में उनको सौंपना है, जिनमें से 2 चरण तत्काल में पूरे किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने माना कि बाकी की प्रक्रिया में समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को भी विशेष निर्देश दिए। उसने राज्य से कहा कि वहां फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, ऐसे में वहां विभिन्न संस्थाओं को इस काम में लगाकर डेटा जुटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सलाह लेने के लिए एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। उन्होंने राय दी कि जैसे बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए वित्तीय मदद के अलावा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दिया कि शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में कराई जानी चाहिए। इस विषय को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। कोरोना महामारी में माता पिता गंवाने वाले बच्चों की PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। इसके तहत अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी किया जाएगा। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र से मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में PM केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। सरकार ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस इस बात से खुश है कि कोरोना प्रबंधन को लेकर PM मोदी की छवि को नुकसान हुआ। अगर ऐसा है तो ये खासकर कांग्रेस के लिए सक्रिय होने का सुनहरा मौका होना चाहिए। वक्त है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। ग्रुप 23 के दबावों के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया है। पार्टी में कमेटी राज और तदर्थ नियुक्तियों का दौर जारी है। बदतर यह है कि कांग्रेस अब BJP के हाथों में खेल रही है। पार्टी पर गांधी परिवार की मजबूत पकड़, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को महत्व न देना, मुस्लिम तुष्टीकरण और भीषण संकट के समय प्रधानमंत्री के दफ्तर को कमजोर करने की कोशिश, ये कुछ आरोप हैं जो BJP कांग्रेस पर लगाती है। इन आरोपों को झुठलाने के बजाय राहुल गांधी के मनमौजी नेतृत्व, कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान में अंतर्कलह, पार्टी के चुनाव रद्द करना, मोदी सरकार पर हमला करने के लिए ट्विटर पर अतिशय निर्भरता, संगठन में निरर्थक नियुक्तियां, हालिया विधानसभा चुनावों में हार पर पारदर्शी विश्लेषण की कमी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी का अभाव आदि BJP के आरोपों को सही ही साबित करते हैं। जब पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वापसी या फिर किसी गैर गांधी की नेतृत्व की जिम्मेदारी देने की प्रतीक्षा कर रही है, तब कांग्रेस ने इमरान मसूद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव और इमरान प्रताप गढ़ी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रमुख बना दिया। कट्टर छवि वाले ये दोनों लोग 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों की नियुक्तियों पर कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठे हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के विवाद का समाधान करने के लिए पार्टी ने हाल ही में 3 सदस्य समिति का गठन किया है।
पर पार्टी में ही बहुतों को हैरत है कि उच्च स्तरीय समिति गठित करने की क्या जरूरत थी, जबकि कांग्रेस के लिए इन दोनों में से कैप्टन ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सिद्धू के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से बेहतर संबंध हैं, पर क्या इसका समय नहीं आ गया है कि गांधी परिवार के पसंदीदा लोगों पर मजबूत नेताओं को तरजीह दी जाए, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ठीक ऐसी ही दुविधा का सामना कर रही है। अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनावों में वे अपने पुराने नेता हरीश रावत को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करें या फिर नए नेता का चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों पर छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के विपरीत उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने की बेहतर संभावनाएं हैं, पर इसके लिए पार्टी को एकजुटता दिखानी होगी। राहुल ऐसे समय में ट्विटर पर अति निर्भरता दिखा रहे हैं जब भारत में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में राहुल ने ट्विटर पर अनेक पत्रकारों, राजनेताओं और लोगों को इस आधार पर अनफॉलो कर दिया कि वे कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं। दरअसल राहुल इस बात से क्षुब्ध थे कि उनके बचपन के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विगत 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए पहले उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और भारत रत्न के रूप में संबोधित किया, फिर उसे डिलीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को औपचारिक श्रद्धांजलि दी। ये हद है कि राहुल सोशल मीडिया तक पर भी अपने समर्थक खो रहे हैं। कुछ लोग तस्दीक करेंगे कि अप्रैल 2020 में सोनिया गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कोविड की दैनिक स्थिति का आकलन करने के लिए भी गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में उन्होंने एक पैनल बनाया था। अव्वल तो इन समितियों की बैठक नहीं होती, और अगर होती भी है तो उस बारे में कुछ सार्वजनिक नहीं होता। असल में सोनिया गांधी मुद्दे के हल के लिए जो कदम उठाती हैं वे व्यर्थ होते हैं। कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए सोनिया ने 3 बार AK एंटोनी की मदद ली। संगठन के मुद्दों के हल के लिए 1999, 2008 और 2014 में एंटोनी कमेटी गठित हुई। कमेटी ने पार्टी के चुनाव, आंतरिक लोकतंत्र की बहाली, पार्टी के ढांचे, प्रत्याशियों के चुनाव और पार्टी पर्यवेक्षकों के बारे में 20 सुझाव दिए थे। इसके अलावा भी सोनिया और राहुल गांधी को सौंपी गई कई रिपोर्ट्स 24 अक्टूबर रोड में धूल फांक रही हैं, जिसमें संगठन चुनाव के बारे में राम निवास मिर्धा की रिपोर्ट, पार्टी फंड पर मनमोहन सिंह की रिपोर्ट, संगठन के आधुनिकीकरण पर PA संगमा और सैम पित्रोदा की रिपोर्ट्स तथा सांगठनिक मामलों पर प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट्स हैं। इन सभी रिपोर्ट्स में पार्टी और संगठन में व्यापक बदलाव के सुझाव दिए गए हैं, पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्र के नाम PM मोदी के संबोधन और वैक्सीन को लेकर किए गए ऐलान में कांग्रेस को जब कोई खोट नहीं दिखा तो पहले उनके चेले चपाटे इस फैसले का श्रेय राहुल गांधी को देने लगे और फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करने के लिए मसाला खोज निकाला और झटपट कुछ सवाल दाग दिए। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी का यह खेल पसंद नहीं आया और उन्होंने पलट कर करारा जवाब दे डाला। PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन राज्यों को देने की घोषणा की। टीकाकरण की रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की व्यवस्था को वापस लाते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राज्यों के जिम्मे जो 25% टीकाकरण था उसे अब भारत सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को 2 सप्ताह में अमल में ला दिया जाएगा। 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जरूरी तैयारियां करेंगे और 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगी। इसी बात पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक सीधा सा सवाल है कि अगर वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए क्यों चार्ज लेंगे। साथ ही उन्होंने फ्री वैक्सीन फॉर ऑल का टैग भी लगाया। दरअसल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की कि निजी अस्पतालों द्वारा 25% टीकों की सीधी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। राहुल गांधी की नाराजगी इसी से जुड़े फैसले से थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इस बात की निगरानी करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की निर्धारित कीमत पर केवल 150 रुपए का ही सर्विस चार्ज लिया जाए। राहुल गांधी का सवाल इसी पर था। कभी उनकी ही पार्टी में रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दिया। साथ ही सलाह दी कि वो बच्चों की तरह जबरदस्ती सब कुछ में गलतियां ना निकालें। राहुल गांधी अक्सर हेमंत बिस्वा शर्मा के निशाने पर रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने कांग्रेस के अंतिम दिनों का एक किस्सा सुनाया था कि जब वो राहुल गांधी की एक बैठक में गए तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने देखा तरुण गंगोई और CP जोशी जैसे वरिष्ठ नेता उसी प्लेट से बिस्किट उठाकर खा रहे हैं जिसे राहुल गांधी के कुत्ते पीढ़ी ने जूठा कर दिया था। इस अपमान के बाद शर्मा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश की वैक्सीन नीति को बदलने का ऐलान किया तो कांग्रेस के तमाम नेता ट्वीट खेलने लगे। इसी चक्कर में पी चिदम्बरम ऐसे फंसे कि उन्हें अपने बयान से पलटना पड़ा। असल में मीडिया फुटेज पाने के लिए पी चिदम्बरम ने झट से यह कह डाला कि किसी राज्य ने केंद्र सरकार से नहीं कहा कि उसे वैक्सीन सीधे खरीदने की छूट दी जाए। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने उल्टे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है और कहा कि मोदी ने वैक्सीन की सीधी सप्लाई के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है, जबकि किसी राज्य ने सीधे वैक्सीन मिलने की मांग उनसे नहीं की थी। चिदम्बरम ने कहा कि आइए जानते हैं कि किस मुख्यमंत्री, किस राज्य सरकार ने किस तारीख को मांग की है कि उन्हें वैक्सीन सीधे खरीदने की अनुमति दी जाए। वहीं अब चिदम्बरम ने खुद को गलत बताते हुए ट्वीट किया कि मैंने एनआई से कहा कि कृपया हमें बताएं कि किस राज्य सरकार ने मांग की कि उसे सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम की पत्र की कॉपी जो पीएम को पोस्ट की गई मिली, तब जाकर पी चिदम्बरम ने कहा कि गलती हो गई। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें पता चला है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वो अपने राज्य के लिए सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति चाहती हैं। इस दौरान पी चिदम्बरम राहुल गांधी का वो पत्र भी भूल गए जो उन्होंने 8 अप्रैल को लिखा था। राहुल गांधी ने तब मांग की थी कि वैक्सीन की खरीद में राज्य सरकारों की ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। खुद पी चिदम्बरम ने वैक्सीन की प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज करने को कहा था। शेखर गुप्ता ने भी एक ट्वीट में लिखा था कि कई राज्यों ने ऐसी मांग की है। टीकाकरण की रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की व्यवस्था को वापस लाते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि राज्यों के जिम्मे जो 25% टीकाकरण था उसे अब भारत सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को 2 सप्ताह में अमल में ला दिया जाएगा। 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जरूरी तैयारियां करेंगे। 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी तलवार खिंची हुई है। राज्य में मचे घमासान के बीच विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी अचानक दिल्ली आए। दिल्ली में वे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की बातचीत में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़की हिंसा पर विस्तार से बातचीत हुई और भावनीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को घेरने को लेकर खास बातचीत भी हुई। नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी सीएम तो बन गई, लेकिन इस पद पर बने रहने के लिए उनको विधायक बनना जरूरी है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने भावनीपुर के विधायक का इस्तीफा ले लिया ताकि वे वहां से चुनाव लड़ सके। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने में चूकने वाली नहीं है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि भावनीपुर में भी ममता बनर्जी का हाल नंदीग्राम जैसा हो। दोनों नेताओं के बीच क्या योजनाएं बनी, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही पूरी योजना पर अपनी मुहर लगाएंगे। शुवेंदु 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। सोमवार दोपहर अचानक शुवेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी टीएमसी और भाजपा के बीच विवाद बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पराजित किया था। चक्रवाती तूफान ग्रास से हुए नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में नौकरी के नाम पर जालसाजी के आरोप के तहत शुवेंदु के करीबी रखाल बेरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही कांती थाने में दर्ज प्राथमिकी में शुवेंदु के भाई और नगर निकाय के प्रमुख सौमेंदु अधिकारी सहित 2 अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल में ममता सरकार लगातार शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकंजा कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।